आप किसी मॉक टेस्ट सीरीज में अगर आपके एवरेज मार्क्स 500 प्लस बन रहे हैं, तुम 100% एलिजिबल हो किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। क्योंकि मॉक टेस्ट देना ही इतना टफ चीज है, ऊपर से एनालिसिस भी करो उसका, ये ढूंढो, ये कॉपी बनाओ, वो कॉपी बनाओ, दीवार पे चिपकाओ। अरे भैया इससे अच्छा मॉक टेस्ट ना ही दे, आराम से पढ़ते रहे। अराउंड 6 से 7 मॉक टेस्ट में आपका स्कोर लो ही होगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत इश्यूज होंगे। दिस इज योर लो फेज। हाउ टू इंक्रीज मॉक टेस्ट स्कोर? ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट इसका जो सोल्यूशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मॉक टेस्ट का मार्क्स इंक्रीज करना ये सबसे आखिरी पड़ाव होता है नीट में। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छा आने लग गए, उसके बाद तो फिर चीजें स्मूथ है, फिर तो सिर्फ नीट एग्जाम का ही इंतजार है। जब मॉक टेस्ट में 650 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, फिर तो बस वेट करोगे कब नीट एग्जाम आए, कब जल्दी से पेपर सॉल्व करूं, 650 आए, जाओ मेडिकल कॉलेज। तो क्योंकि दिस इज द लास्ट स्टेज एंड द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज टू इंक्रीज द मॉक टेस्ट मार्क्स, मैं आपको एक प्रूवन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर पाए थे मॉक टेस्ट में। पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये बहुत चुटकियों का खेल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना जो मॉक टेस्ट है, सबसे डिफिकल्ट चीज होती है प्रिपरेशन में। लेक्चर्स देखना आसान है, नोट्स बनाना आसान है, रिवीजन करना तो मुश्किल थोड़ा होता है, बैकलॉग क्लियर करना मुश्किल होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मॉक टेस्ट देना सबसे मुश्किल होता है। खुद को यह कहना कि चलो मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत मुश्किल होता है। अरे हम तो जब छोटे थे, कोई मेहमान भी आ जाता था तो भी हम कहते थे नहीं भैया, मुंह धो लेते थे, कपड़ा चेंज कर लेते थे। क्या कहते थे? प्रिपेयर नहीं थे ना, अच्छे से तैयार सज धज के प्रिपेयर होंगे तब हम किसी मेहमान के सामने अपना चेहरा दिखाते हैं। हमारी तो मेंटालिटी वो है, जब तक प्रिपेयर नहीं है तब तक किसी के सामने मत जाओ। तो मॉक टेस्ट ना देने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हमें पहले से पता हमने रिवाइज नहीं किया है, हमें पहले से पता हमें चैप्टर्स क्लियर नहीं है, तुम क्यों मॉक टेस्ट दे दें भाई? और इसी परफेक्शन के ढूंढने के चक्कर में ही आप मॉक टेस्ट कभी दे ही नहीं पाते हो दोस्त। आपको मॉक टेस्ट देना होगा, अपनी आधी प्रिपरेशन में ही मॉक टेस्ट देना होगा, क्योंकि जब तुम नीट का एग्जाम भी दे रहे होगे ना, तब भी तुम प्रिपेयर्ड फील नहीं करोगे। इस लूप से बाहर निकल जाओ कि जब मैं रेडी हो जाऊंगा, प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा, सज धज के सब रिवाइज होगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब मॉक टेस्ट में कूदूंगा, वो वक्त कभी आना ही नहीं है दोस्त। नीट एग्जाम के पहले भी तुम कहोगे कि ये रिवाइज नहीं है, वो नहीं है। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, ज्यादा टाइम बचा नहीं है दोस्त, मुश्किल से 100-120 दिन बचे। यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट इवन इफ योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड। पहला पॉइंट, मॉक टेस्ट का मतलब नीट का स्कोर नहीं होता है, इस लूप से निकलो। माय फीमेल स्टूडेंट, नाम नहीं लूंगा, 700 मार्क्स मॉक टेस्ट में आए थे, नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, ठीक है। 500 में कुछ 500 की रेंज में मार्क्स आ गए थे, 580 कुछ करके आए थे, मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। एक और मेरा स्टूडेंट था, मेल था, कभी 600 टच नहीं किया, कभी 600 टच नहीं किया, नीट एग्जाम में 624 मार्क्स। मतलब जिसके 700 भी आ गए वो भी 500 की रेंज में जा सकता है, जिसके 600 मार्क्स कभी टच नहीं हुए जिंदगी में, वो भी अपने नीट में 624 मार्क्स लेके आ सकता है। दोनों मेरे ही स्टूडेंट है। तो कहने का मतलब मैं आपको एक लाइन में बोलूं, प्लीज अपने मॉक टेस्ट में ये मत ढूंढिए कि इतने मॉक टेस्ट मेरे 400 मार्क्स आ गए तो मेरे नीट क्वालिफाई नहीं हो सकता, मेरे 600 आ गए तो क्वालिफाई हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये मेरा रूल है और जो हमेशा वैलिड होता है। आप किसी मॉक टेस्ट सीरीज में अगर आपके एवरेज मार्क्स 500 प्लस बन रहे हैं, तुम 100% एलिजिबल हो किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। 100%। कोई भी मॉक टेस्ट जो भी तुम्हें पसंद हो देना, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट देना चाहते हो, उसमें ऑन एन एवरेज 500 प्लस आ रहे हैं, यू आर 100% एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। शर्त यह है एग्जाम के दिन तुम पैनिक मोड में ना आ जाओ, एग्जाम बहुत प्यार से देके आओ, शांति से कूल माइंडेड होके, नेगेटिव थॉट्स को हटा के शांति से तुम बिना पैनिक करे मॉक एग्जाम देके आओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस 500 प्लस मार्क्स लाना, जरूरी नहीं है तुम 650 लेके आ रहे हो तभी सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके 600 का भी मॉक टेस्ट में नहीं है, उसके भी 624 आ सकते हैं। और ये जो लड़की थी, ये पैनिक कर गई थी, बहुत ज्यादा पैनिक कर गई थी, बहुत ज्यादा पैनिक कर गई थी। 700 मार्क्स मॉक टेस्ट लाने का क्या फायदा हुआ? मेडिकल कॉलेज तो मिला नहीं, हालांकि शी इज इन मेडिकल कॉलेज, फॉरेन वाली यूनिवर्सिटी में है, बट स्टिल इंडियन मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, बहुत मेहनती स्टूडेंट थी। हाउ मेनी मॉक टेस्ट इज इनफ? कितने हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए? देखो दोस्त, 15 से 20 मॉक टेस्ट मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। इतने मॉक टेस्ट तुमने प्रैक्टिस कर ली, ये बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट तुमने 10 मॉक टेस्ट, मिनिमम 10 देने जरूरी है। तुमने 10 भी दे दिए, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आने लग जाएगा।
मैंने मैक्सिमम 15 से 20 ले लिए मैक्सिमम, तुमने अगर मिनिमम 10 तुम्हें देने उससे तुम्हें इनफ आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आने का क्या क्या रीजन है। सबसे पहले रॉन्ग जजमेंट। देखो दोस्त, हो सकता है आपके मार्क्स, जैसे आपके मार्क्स 400 आए हैं आउट ऑफ 720। अब आप कह रहे हो सर मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, नीट होगा नहीं होगा। खुद से पूछो, जब तुम्हारे 400 मार्क्स है 720 में से, तुम खुद से पूछो क्या तुमने 720 का कंटेंट रेडी कर लिया था। अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स तुम्हारे थे जो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, ऐसे चैप्टर्स थे जो तुम्हें आते ही नहीं थे, तो उनको 720 में क्यों काउंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने जितने चैप्टर्स कवर करे थे वो 600 मार्क्स का कंटेंट बना रहे हैं, तो तुम अपने आप को 400 आउट ऑफ 600 बोलो, ना कि 400 आउट ऑफ 720। कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर आपने पूरा 100% सिलेबस कवर किया ही नहीं है तो क्यों अपने आप को एनालाइज करो 100% सिलेबस में से, जब आप पढ़ के ही गए हो 600 मार्क्स का। अभी जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, मैं जानता हूं पूरी प्रिपरेशन कहां हुई है आपकी। अगर आपकी 600 मार्क्स की प्रिपरेशन हो रखी है, उस 600 में से 400 मार्क्स ले आए, इट्स अ गुड स्कोर, इट्स अ गुड स्कोर। तो जिस दिन 600 में से अगर 400 आ रहे हैं, तो जिस दिन 720 मार्क्स आएंगे, जिस दिन 720 मार्क्स आप पढ़ के आ जाओगे, हो सकता है तब 500 प्लस मार्क्स आने स्टार्ट हो जाए, तब तक आपके फिर 600 प्लस स्टार्ट हो जाए आपके। तो रॉन्ग जजमेंट मत करो कि सर मेरे तो ना सर 200 मार्क्स ही बनते हैं 720 में से, दिमाग खराब हो गया। अरे भाई आपने चैप्टर से भी कम पढ़े, आपने सारे चैप्टर्स पढ़े ही नहीं। आपने टोटल जितने भी लेट से 100 चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, 100 में से तुमने 50 चैप्टर ही पढ़े, तो तुम तो एक्चुअली में 360 में से मार्क्स लेके आ रहे हो 200 मार्क्स, क्योंकि बहुत खराब स्कोर नहीं है। तो खुद को जरा जबरदस्ती पनिश मत करो। दूसरा रीजन होता है नॉट रिवाइज्ड। सबसे बड़ा रीजन यही है मॉक टेस्ट में कम मार्क्स लाने का कि हमारा रिवीजन नहीं होता। सच बताऊं, अपनी प्रिपरेशन की बात बताऊं, जब मेरा मेन एग्जाम था उससे 1.5 महीने पहले मैं इतने कम मार्क्स लेके आता था मॉक टेस्ट में, इतने कम की वजह सिलेक्शन, कोई मार्क्स देखेगा बोलेगा सिलेक्शन इंपॉसिबल है। उसका एक ही रीजन था, रिवीजन बिल्कुल नहीं था। अब सर रिवीजन हम कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। दोस्त देखो, मार्केट में बहुत सारे माइंड मैप्स हैं, मार्केट में बहुत सारे टॉपर नोट्स हैं, मार्केट में बहुत सारे ये फ्लैश कार्ड चुटुर पुटुर ताश के पत्ते आते हैं जो रिवाइज करवा देंगे। भाई मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया, जितना इफेक्टिव आपके खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, उससे बढ़िया चीज मुझे नहीं मिली। भाई हम तो रोज पढ़ाते हैं, हम दिन भर नीट ही करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, खुद के शॉर्ट नोट्स से बेहतर कुछ नहीं होता है। फलाना टॉपर नोट्स, फलाना ये नोट्स, वो नोट्स, कुछ सिलेक्शन नहीं होता इससे। दोस्त अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो, एग्जाम से 2 दिन पहले उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो। वही एकमात्र रीजन है अगर तुम्हें अपना रिवीजन को इफेक्टिव बनाना है। दूसरा मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, क्वेश्चंस की मार्किंग स्टार्ट कर दो करना। जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में नहीं बनते उन्हें टिक मार दो, जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बनते उनको टिक मार दो, ताकि बाद में उन्हीं टिक मार्क क्वेश्चंस को आपको करना पड़े। आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में से कम मिल रहे हैं, ये भी वन ऑफ द रीजंस होता है। आप जो भी मॉक टेस्ट आप खरीद रहे हो उसमें उतने अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड या नीट रेलिवेंट क्वेश्चंस कम है। हो सकता है 720 में से 100 मार्क्स तो इरेलीवेंट है, 720 में से 100 मार्क्स का तो इरेलीवेंट कंटेंट है, नॉट एनसीईआरटी बेस्ड, या फिर बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर ऑटोमेटिक थोड़े मार्क्स कम ही आने। अगेन थंब रूल यही है, 500 प्लस लाओगे सिलेक्शन पाओगे, प्रोवाइडेड एग्जामिनेशन हॉल में तुम नर्वसिया ना जाओ। नर्वसिया क्या हो जाता है, मतलब नर्वस ना हो जाओ, बहुत ज्यादा पैनिक ना करने लगो। हमारी टेस्ट सीरीज भी है प्रयास टेस्ट सीरीज, इट्स कंप्लीटली फुल्ली एनएमसी बेस्ड, ठीक है, पूरा 100% एनसीईआरटी से बनी है आपकी, और 15 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, 4 पार्ट टेस्ट मिलेंगे और 11 फुल लेंथ मिलेंगे, ठीक है। और इसमें हम लाइव वीडियो सॉल्यूशंस आपको देते हैं। मैं लूंगा वीडियो सॉल्यूशन फिजिक्स के, अंजलि केमिस्ट्री के और बायो का एजुकेटर बायो का। इसमें तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नीट 2024 में इस टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। अगर आपको शक हो रहा है कि ये सही में अच्छी है कि नहीं अच्छी है, आपको पता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने खरीदा है, मैंने पूछा कि आपको कहां से पता चला इस टेस्ट सीरीज के बारे में, तो उन्होंने बताया अभी हम कोटा में रहते हैं, कोटा में बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर ने रिफर किया। उन टीचर का हमसे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने ये रिफर किया अपने स्टूडेंट्स को कि क्वालिटी स्पीक्स ऐप पे ये प्रयास टेस्ट सीरीज खरीद लो। उन्होंने जब क्वेश्चंस देखे वो इंप्रेस हो गए कि अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप ले लो। तो कोटा के इंस्टीट्यूट से लोग अपने आप खरीद रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ से। तो आप समझ सकते हैं किस क्वालिटी की ये
प्रयास टेस्ट सीरीज है। अगर आप ये 15 टेस्ट दे देते हो कॉन्फिडेंस के साथ साथ, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और डायरेक्ट क्वेश्चंस में गारंटी लेता हूं नीट 2024 में आएंगे। ठीक है, इसकी कॉस्ट है 999 रुपीज और अगर आप अभी खरीदते हो तो 10% ऑफ भी है, तो ये आपको सिर्फ 899 में मिल जाएगी। 15 मॉक टेस्ट विद लाइव वीडियो सोल्यूशन। वीडियो सोल्यूशन एकदम डिटेल है, एकदम डिटेल है, मतलब एक क्वेश्चन भी आपका अटक नहीं सकता, हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर होगा। उसके बाद टाइम में प्रेशर या टाइम में एक्साइटमेंट होना, मेरे साथ दोनों ही होता था। कभी कभार क्या होता है जब टाइमर चल रहा होता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है बट मैं तुमसे पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, 1 2 3 4, आपका माइंड चल ही नहीं पाएगा, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। पहले 4-5 मॉक टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा टाइम में प्रेशर फील होगा, या कभी कभार हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लाइन से कुछ क्वेश्चन बनने लग गए या फिर हमें लगने लगा कि ये क्वेश्चन सारे लगाए हुए हैं, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरे साथ होता था, मैं कांपने लग जाता था। अगर कोई जैसे कोई टेस्ट पेपर आया, सारे क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, स्टार्टिंग में 6-7 क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, मेरे हाथ कांपने लग जाते थे। जब हाथ कांपने लग जाते हैं तो इतनी केयरलेसनेस हो जाती है एक्साइटमेंट के चक्कर में, पूछो मत। और स्टूडेंट के साथ भी होता है, मेरे स्टूडेंट के साथ बहुत हुआ, सर नीट एग्जाम मैंने दिया, हाथ कांप रहे थे क्योंकि सारे क्वेश्चंस लगाए थे और उसमें गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, आपको 5 से 6 मॉक टेस्ट, पहले 5 से 6 मॉक टेस्ट दोगे, फिर 7वें 8वें मॉक टेस्ट से ये चीज थोड़ी सी ओके होगी। पहले 4-5 मॉक टेस्ट में ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्विंग एनालिसिस। मतलब हम बोलते हैं ना, एक तो मॉक टेस्ट देना इतना मुश्किल होता है, ऊपर से अब और लोग आ गए और यूट्यूबर्स आ गए, उन्होंने बोल दिया है मॉक टेस्ट देना तो कुछ नहीं होता, उसको एनालाइज करो। 3 घंटे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 3 घंटे एनालाइज करो। मॉक टेस्ट देने में तो मौत आती है, फिर एनालिसिस करो, अपनी गलतियां देखो, कितना ज्यादा मुश्किल होगा, है कि नहीं। इसी की वजह से हमें लगता है कि मॉक टेस्ट दो ही मत, क्योंकि मॉक टेस्ट देना ही इतना टफ चीज है, ऊपर से एनालिसिस भी करो उसका, ये ढूंढो, ये कॉपी बनाओ, वो कॉपी बनाओ, दीवार पे चिपकाओ। अरे भैया, इससे अच्छा मॉक टेस्ट ना ही दे, आराम से पढ़ते रहे, ये फीलिंग आ जाती है। देखो भाई, कुछ नहीं करना है, एनालिसिस सीधा सिंपल एनालिसिस क्या है, जब तुमने मॉक टेस्ट दे दिया उसके बाद 100% उसको सॉल्व करो। बस आपने मॉक टेस्ट देने के बाद जैसे पूरा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया, भाई आप कोई मुर्दा इंसान नहीं हो, आपका खुद का ब्रेन है। जब 100% पेपर खुद से सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मेरी जरूरत है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है एनालिसिस कैसे करें सब समझाने की। हमारा खुद का दिमाग है जो चलता है। जब हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हैं, 200 में से लेट से आपसे 120 क्वेश्चन हो पाए, आप रिमेनिंग 80 क्वेश्चन या फिर जितने गलत हुए हैं, लेट से इसमें से 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप जब सारे 200 क्वेश्चंस के बाद दोबारा सॉल्व करोगे 90% क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है, क्या रिवाइज करना, क्या रिवाइज नहीं करना, कहां मिस्टेक करते हो, कहां केयरलेस मिस्टेक करते हो, कहां पैनिक, सब समझ में आने लगेगा। 90% क्वेश्चंस तुम खुद ही आंसर कर लोगे जब तुम पेपर को दोबारा 100% सॉल्व करोगे। हाँ, एक मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए, मैं मानता हूं, ये इनफ है। मिस्टेक कॉपी में जहां पे आपकी कॉमन मिस्टेक है आपको वो लिखना चाहिए। जो पेपर सॉल्व करते वक्त कुछ अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें लगे उन्हें उस मिस्टेक कॉपी में लिख लो बस। और एग्जाम से एक दिन पहले उन मिस्टेक कॉपी को एक बार देख के चले जाओ क्या मिस्टेक्स रही थी। कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, 90% तो यही है, पेपर पूरा सॉल्व करो एग्जाम देने के बाद, 100% पेपर फिर से सॉल्व करो। हाँ, जो क्वेश्चन सही है उन्हें मत सॉल्व करो, जो गलत हो या छोड़ दिए या तुक्के मारे या समझ में नहीं आए वो दोबारा सॉल्व करो। यू विल गेट आंसर टू एवरी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। मिस्टेक कॉपी में जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे, जब पेपर सॉल्व करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरी जरूरत या तीसरे इंसान की जरूरत नहीं है समझाने की कि एनालिसिस एग्जैक्टली कैसे करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट का मैं आपको ग्राफ बता के दे देता हूं। एक एवरेज स्टूडेंट का मॉक टेस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। स्टार्टिंग में लो फेज रहेगा, उसके बाद एक ग्रोथ फेज आता है, उसके बाद एक स्टेबल फेज आता है। अराउंड 6 से 7 मॉक टेस्ट में आपका स्कोर लो ही होगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत इश्यूज होंगे। दिस इज योर लो फेज, इसे पार करना बहुत जरूरी है। अगर तुम एंड में अपना नीट एग्जाम के बस 1 महीने पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो तुम इस लो फेज से पार ही नहीं कर पाओगे। अभी से स्टार्ट करो मॉक टेस्ट देना, इस लो फेज से निकलो। 6 से 7 मॉक टेस्ट के बाद ये लो फेज से निकलोगे, फिर आएगा तुम्हारा ग्रोथ फेज, जहां पे तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होगा। ये करीब मान के चलो 12-13, जब इसके बाद 7 मॉक टेस्ट के बाद फिर तुम देखोगे नेक्स्ट 6-7 मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे।
उसके बाद आएगा एक स्टेबल फेज। जब तुम 12-13 मॉक टेस्ट दे दोगे, 12-13 मॉक टेस्ट दे दोगे, उसके बाद तुम नोटिस करोगे तुम्हारे मार्क्स स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। 600, 620, कभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हो 600 प्लस आ रहे हैं, 650 प्लस आ रहे हैं। ये एक नॉर्मल ग्राफ होता है हर एक बच्चे का। इस फेज को पार करोगे, इस फेज से गुजरना पड़ेगा। यहां पे आने के लिए इस कठिनाई से गुजरो। अगेन, गिविंग द मॉक टेस्ट इज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। इसमें खुद को हौसला देना बहुत जरूरी है। मेरे कहने से तुम मॉक टेस्ट नहीं दे दोगे, खुद पे पत्थर रख के और इमोशनली डिटैच होकर मॉक टेस्ट दो कि भैया हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं अपनी औकात देखने के लिए, हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं ताकि हम इंप्रूव कर सकें, ताकि इस लो फेज से निकल के स्टेबल फेज से जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।